जय हिंद बच्चों। चलिए आज इतिहास के एक महान शासक सम्राट अशोक के बारे में बताते हैं। आखिर सम्राट अशोक एक महान शासक था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ गया। उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ गया। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग को भी वर्तमान में कौन सा राज्य कहते हैं, बताइए कोई? कलिंग का मतलब उस जमाने में कलिंग कहा जाता था, लेकिन अभी उड़ीसा। हालांकि ये सब अलग प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। ये सब अलग प्रश्न है 11th-12th क्लास के लिए, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिर्फ इतना ही, चूंकि प्रश्न क्या है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग को अर्थात अभी जिसको हम लोग कहते हैं उड़ीसा, इसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए जानते हैं। सम्राट अशोक ने जैसे ही कलिंग पर आक्रमण किया, इतना मार काट मचाया था कलिंग में, अर्थात उड़ीसा में इतना मार काट मचाया था जिसके आज तक कोई हिसाब नहीं ले पाया है। एक महान शासक था ये। कलिंग इतना महान शासक था, इतना पराक्रमी शासक था कि भारत में ही नहीं, इसे पूरे विश्व में महानतम शासकों की श्रेणी में रखा जाता था। महानतम शासकों की श्रेणी में पूरे विश्व में इन्हें तो दिग्विजय की उपाधि दी जाती थी। क्या चीज? दिग्विजय की उपाधि दी गई। लेकिन यह भी क्वेश्चन आता है कि अशोक को दिग्विजय की उपाधि कब दी गई? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद दिग्विजय की इन्हें उपाधि दी गई थी, कलिंग युद्ध के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मानसिकता क्यों बदल गया? अपने साम्राज्य विस्तार की ओर तरफ चल रहा था, वो एकदम दिन प्रतिदिन अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। समस्त उधर पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत में इनका साम्राज्य का विस्तार हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत में इसके साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया था। और दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग का जो महाराजा था उसके साथ युद्ध करना इसको जरूरी था। लेकिन कलिंग का युद्ध होने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका दिल द्रवित हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की उन्होंने नीति को अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कई सारे इतिहासकारों ने कि कलिंग युद्ध में कितने सारे लोगों की मौत भी थी, आज तक किसी भी इतिहास में इतना कोई सटीक डाटा तो नहीं है। लगभग 10 लाख लोगों की उस वक्त मौत भी होगी, सभी वर्ग के, सभी उम्र के बच्चों को, सभी वर्ग के लोगों, सभी उम्र के लोगों की मौत भी थी। जब सम्राट अशोक ने जब इस दृश्य को जब देखा ना कि कलिंग में सिर्फ खून ही खून बह रहा है ना, साम्राज्य विस्तार की नीति को उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया था। साम्राज्य विस्तार की नीति को पूरी तरह से त्याग दिया, और साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग करके उन्होंने धर्म विजय की नीति को अपना लिया। साम्राज्य विस्तार की नीति एक अलग नीति होती है और धर्म विजय की नीति एक अलग नीति होती है। इसमें एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है, जिसका नाम है कि राधा मुखर्जी ने। ये इतने महानतम शासक थे कि राधा मुखर्जी ने कहा था कि प्रत्येक युग में सम्राट अशोक जैसा शासक पैदा नहीं होता है, बिरले कभी किसी युग में सम्राट अशोक का जैसा पैदा होता है। लेकिन खैर, कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक का मन परिवर्तित हो गया, वो साम्राज्य विस्तार की नीति को, रास्ता को त्याग करके वह धर्म विजय की नीति पर जब चला गया, तब इसमें उन्होंने क्या किया सो देखिए। सम्राट अशोक के इतना महान
इतना मार काट मचाया, उसके बावजूद भी एकदम महान माना जाता है उन्हें। आखिर महान होने के इसके बहुत सारे कारण हैं, जो आज के क्लास में हम पूरे पॉइंट को तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ कारण को हम बताएंगे, अगले क्लास में हम बता देंगे। सबसे पहले कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक जो था, अशोक ने शांति अहिंसा की नीति को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति को अपनाया? शांति अहिंसा की नीति को अपनाया। अब राज्य का साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो शांति से कोई साम्राज्य का विस्तार होता है? हाँ, उसमें तो हिंसा तो करना ही पड़ेगा, मार काट तो करना ही पड़ेगा, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। बिना युद्ध किए कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं कर सकता है। जो कि हिंसा उन्होंने जो कलिंग में जो उन्होंने जो देखा, उसके बाद उसका मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने शांति और अहिंसा की नीति को अपना लिया। शांति और अहिंसा की नीति कान धर लिया कि अब मैं साम्राज्य का विस्तार नहीं करूंगा। वह इस रास्ते पर चल निकला कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है शांति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। इसमें बहुत सारे और भी चीजें जो अगले पॉइंट में बताया, आज मैं आधा बता रहा हूं। इन्होंने शांति और अहिंसा की नीति को जब अपनाया, तो शांति की अहिंसा की नीति के तहत इसमें बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया। अब बौद्ध धर्म को उन्होंने क्यों ग्रहण किए, किसने उसको ग्रहण करवाया? बौद्ध धर्म का विस्तार हमारे देश से लेकर के अन्य देशों में कैसे कैसे हुआ, ये सब की सारी बुनियाद अशोक की ही देन है। यहाँ से समझ गए ना। आज जापान में जो बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है, या तो फिर जो चीन में जो बौद्ध धर्म है, ये सब के सब अशोक, सम्राट अशोक की देन है उस जमाने से। नहीं तो बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ भारत के ही अंदर होता, पूरे दूसरे देशों में नहीं हो पाता। इसलिए अशोक की ही देन है। हालांकि मैं उतनी गहराई से नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन आपके 11-12 का ये क्लास है, आपको जितनी जो आपको जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को जब अपना लिया, तो उनके अंदर जन सेवा की नीति, राजा जीवन जन सेवा में लगा दिया। अपने पूरे जीवन को जन सेवा में लगा दिया, जन कल्याण में लगा दिया। पूरे जीवन को जन कल्याण में लगा दिया। कहने का मतलब, उनके दरबार में रोजाना कितने पशु पंछियों की हत्या की जाती थी भोजन के लिए। उन सभी पशु पंछियों की पशुओं को वध पर रोक लगा दिया। सम्राट अशोक ने वध पर रोक लगा दिया कि पशु पंछियों की भी हत्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म शांति और अहिंसा पर कार्य करता है, शांति और अहिंसा पर। और इस प्रकार से राजा ने अपना पूरा जीवन जन सेवा में लगा दिया, लोगों की मदद करने में लगा दिया। उसके साम्राज्य में जितना भी जो पशु वध होता था, इन पशु वध पर भी उन्होंने रोक लगा दिया। पशु वध पर भी रोक लगा दिया कि पशुओं की हत्या नहीं कर सकते हैं। पशुओं के अस्पताल का भी उन्होंने निर्माण कराया। पशुओं के अस्पताल, पशु अस्पताल होता है कि नहीं? खाली मनुष्य लोगों के लिए अस्पताल होता है क्या? पशुओं का भी अस्पताल होता है। तो पशुओं के लिए भी इन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया। पशु वध पर रोक लगाना एक जल कल्याण का काम है। पशुओं का अस्पताल खुलवाना यह भी क्या है, एक जन कल्याण का कार्य है। सबसे बड़ी बात यह है, अब इस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साम्राज्य में, जनता के बीच में, प्रजा के बीच में नैतिक गुणों का विकास हो, नैतिक गुणों का ज्ञान हो। उसके लिए सम्राट अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की। महामात्र का मतलब होता है, सम्राट अशोक ने उस वक्त कौन सी साम्राज्य में लोगों को नैतिक ज्ञान हो, अपने से बड़ों का आदर कैसे करें, माता पिता का आदर करें, अर्थात कुल मिलाकर के मॉरल नॉलेज उन्होंने देना शुरू कर दिया। और सम्राट अशोक ने नैतिक ज्ञान के विकास करने के लिए महामात्रों की नियुक्ति की। आप ये समझ नहीं रहे कि महामात्र क्या होता है? महामात्र का मतलब होता है कि उस जमाने में सम्राट अशोक ने क्या किया, नैतिक ज्ञान देने के लिए अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिसका नाम क्या होता है? महामात्र कहा गया। क्वेश्चन आएगा कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में
नैतिक ज्ञान के विस्तार करने के लिए, नैतिक ज्ञान देने के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति की थी? महामात्राओं की नियुक्ति की थी। कि नैतिक ज्ञान पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में नैतिक ज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो नैतिक ज्ञान, अभी इस नैतिक ज्ञान से मैं आपको बात बताना चाहता हूं। व्यक्ति को नैतिक ज्ञान की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है ना, आज की शिक्षा पद्धति में किताबी नॉलेज से आप तो पढ़ा लिखा कहला सकते हो, लेकिन नैतिक ज्ञान से आप समझदार कहला सकते हो। नैतिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आजकल के जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी जितने भी सारे हैं, ये सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, बच्चों को, मेरा जहाँ तक समझ है, स्टूडेंट और बच्चों को ये सब पैसे कमाने की मशीन बना रहा है, पैसे कमाने की मशीन। नैतिक ज्ञान का आजकल एकदम बिल्कुल सभी स्कूल और कॉलेज जहाँ पर भी हो, सब नैतिक ज्ञान का बिल्कुल इस पर कोई उत्थान की कोई बात ही नहीं कही जाती है। समाज में इतने जो घटनाएं जो घटती है, इसका मैं नैतिक ज्ञान का मैं जवाबदेह मानता हूं। मैं, आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, बड़ा गजब लगता है नैतिक ज्ञान का कितना असर होता है समाज के ऊपर। उसका मैं एक उदाहरण में बताना चाहता हूं। किसी का बेटा बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, विदेशों में शिफ्ट है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। इससे यह साफ साबित होता है कि उन्होंने अपने बच्चे को या तो जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई हुई, उन्हें पैसे कमाने की मशीन बनाया, लेकिन नैतिक ज्ञान नहीं दिया। अगर उसके अंदर अगर नैतिक ज्ञान अगर होता तो वह ऐसा नहीं करता। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आज लोगों में नैतिक ज्ञान की भी बेहद आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। नैतिक ज्ञान, मोरल विज्ञान की आवश्यकता है। समझ रहे बात को? इसलिए आप शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी बात है, नॉलेज ग्रहण करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर नैतिक ज्ञान नहीं रहेगा ना, तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे, आप इधर उधर लक्ष्यों से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आप बिल्कुल भटक जाएंगे। नैतिक ज्ञान ही जो आपको एक सही रास्ते पर ले जाएगा। नैतिक ज्ञान, शिक्षा के साथ साथ नैतिक ज्ञान की भी बेहद आवश्यकता है। साथ में यह भी कहना चाहता हूं, अब आप लोगों की क्लास बहुत ज़्यादा दिन तक तो बचा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जितना भी समय जो बचा हुआ है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, लेक्चर देख करके, बोर्ड में बता करके, आपको नोट्स लिखा करके, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक आप पढ़ाई जारी नहीं किए हैं। 26 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई 6 फरवरी से आपका परीक्षा है, लेकिन आप अभी भी उस पर काम नहीं कर रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई कर ले, कुछ दिन पढ़ाई कर ले। आज आप माथा नीचे करके पढ़ाई कर लो, फिर जीवन में किसी के पास आपको माथा झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। आप अगर किताबों के पास अगर माथा झुका रहे हो, क्योंकि किताब पढ़ने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, अगर किताब पढ़ने के लिए आप अगर झुक रहे हो, तो आने वाले समय में आपके पास वह नॉलेज, वह ज्ञान होगा जो आप दुनिया को झुका दोगे। लेकिन पहले शर्त यह है, आपको किताब के पास झुकना पड़ेगा। क्या? किताब के पास आपको झुकना पड़ेगा। अगर आपने किताब के पास अगर झुका है, किताब के पास झुकने का मतलब क्या हो गया कि आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, और उस नॉलेज को अगर आपने हासिल कर लिया, तो फिर आपके अंदर वो ताकत आएगी जो दुनिया को भी झुका सकती है। आपके अच्छे अंक आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, आपको भी बेहतर लगेगा। चाहे मैं एक बात बताता हूं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का स्टूडेंट हो, चाहे फिर ये शहरी क्षेत्र का स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखिएगा, हमने देखा है परीक्षाओं में, मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे इंटर की परीक्षा हो,
चाहे ग्रेजुएशन की परीक्षा में जो अंक जो आता है, जिस स्टूडेंट का अंक बेहतर आता है ना, अरे बाप रे बाप, उसका चलने का स्टाइल क्या बात है, ऐसे कर लेता है एकदम पूरा चलता है, ऐठा के चलता है उस वक्त। कब? जिसका अंक अच्छा आता है, एकदम ऐठा के चलता है, एकदम सच कहता हूं। और जिसका अंक बहुत कम आता है, किसी तरह से मतलब वो निकल गया, किसी तरह से पास कर गया, सीधा चलता रहता है, नजर मिलाने को उसकी हिम्मत नहीं होती है। समझ रहे बात को? 4 दिन घर से नहीं निकलेगा। इसलिए अंक भी मायने रखते हैं, मैं ये बात को नहीं कह रहा हूं कि अंक भी बहुत मायने रखता है, इसलिए अंक लाइए। हालांकि अंक ही सारी चीजें नहीं है, परीक्षा के ये उद्देश्य एकदम नहीं है कोई विद्यार्थियों को नौकर बना दे, विद्यार्थियों के ये शिक्षा का ये कतई उद्देश्य नहीं। एजुकेशन का उद्देश्य है कि आपको बस एक दिमाग आपको जिंदा करना है, दिमाग जिंदा करना है। दिमाग आपका अगर जिंदा हो गया तो सारी चीजें आप बेहतर करना शुरू कर दोगे। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना कभी नहीं रहा है, कभी नहीं। लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में जो पढ़ लिख लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया और उससे ज्यादा कुछ डिग्री हासिल कर लिया, देखिए मानसिकता कैसे बदल गई शहर से लेकर के एकदम गांव तक, किस प्रकार से मानसिकता बदल गई है कि जो बच्चा पढ़ लिख लिया है, अगर उसे सरकारी नौकरी अगर नहीं लगी ना, तो समाज के लोग उसको इतनी बुरी नजर से देखते हैं कि जैसे ये पढ़ लिख करके इतना बड़ा अपराध किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा लोग करने लगते हैं, अरे बाप का बेटा, बाप का पैसा डुबा दिया, कुछ नहीं किया। कोई जरूरी जी, इतनी बड़ी आबादी है, सबको नौकरी मिल जाएगी? सबको नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती है ना। लेकिन वो अपने आप पर जुल्म सहने लगता है कि क्या कहेगा घर समाज के लोग, कैसे जाएं मुंह में ये घर जाएंगे तो कैसे हम लोगों के सामने पेश आएंगे, कैसे मुंह दिखावें कि इतने दिनों से मैं तैयारी कर रहा हूं। अरे भैया, मैं आपको कह देता हूं, नौकरी ही किसी व्यक्ति के जीवन का या पढ़े लिखे व्यक्तियों का नौकरी ही उसका भाग्य विधाता नहीं हो सकता है। आपको अगर नौकरी नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या आप अपने जीवन को ही तबाह कर लेंगे? बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है, न लगे तो भी अच्छी बात है। बहुत सारे स्ट्रीम है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन आज की दौर ऐसा है, पढ़े लिखे लोगों का, मैं ये सबसे खास करके झारखंड और बिहार के विद्यार्थियों को मैं मानता हूं, पढ़े लिखे लोगों का एक मानसिकता है, अपने आप को वो बड़ी ही सिक्योर और बहुत ही सुरक्षित लाइफ की तरफ कदम को बढ़ाता है कि पढ़ लिख लिए हैं तो नौकरी लगेगी, कैसे नहीं लगेगी, लगना ही लगना। बस एक बार नौकरी लग गई, शहर में घर बना लिया या गांव में घर बना लिया, सुबह उठेंगे, बगीचे में बैठेंगे, झूला पर बैठेंगे, डार्लिंग बोलेंगे, अरे चाय लेकर के आना, पेपर आया कि नहीं, जलवा झुक रहे। कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ को लोग चुनता है, कंफर्टेबल, एकदम आराम, अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। यही मानसिकता के लोग कहते हैं। इसलिए नौकरी लगे अच्छी बात है, ना लगे उससे भी अच्छी बात है। हो सकता है कि आपसे कोई बड़ा काम करवाने के लिए जा रहा है, कोई बड़ा काम करवाना। अगर नौकरी अगर शांति की प्रतीक होती कि नौकरी मिल गई, सारी चीजें उसके दुख दंड एकदम बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैंने कई सारे सोशल मीडिया में, टीवी पर, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में पढ़ा है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े महीना में 1-2 लाख रुपया इनकम करने वाले लोगों ने भी फांसी लगा करके अपने आप को सुसाइड कर लिया। क्यों? नौकरी थी उसके, कोई दिक्कत थी क्या? इसलिए जिंदगी छोटी है, आराम से जिए, शांति से जिए, मिल जाए तो भी अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है, एकदम बिंदास रहिए। ठीक है?
तो आज का क्लास हम इसी पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में आपको बता दूंगा कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। अगले एपिसोड में मैं